नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। ईडी जो है वो आपको अक्सर दिखाई देती है विपक्ष वाले राज्यों में। विपक्ष के नेताओं के घर के आसपास ईडी दिखाई देती है, विपक्ष के नेताओं पर छापा पड़ता है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से ईडी ऐसी जगहों पर दिखाई दे रही है जहां उसकी उम्मीद नहीं थी। जैसे यूपी में जो कफ सिरप घोटाला हुआ है, जिस पर पता नहीं क्यों इतनी चुप्पी साधी हुई है गोदी मीडिया ने। पता नहीं क्यों गोदी मीडिया उस पर एक शब्द बोलने से भी बच रही है। इस कफ सिरप घोटाले में ईडी ने ऐसी टिप्पणी की है जैसी टिप्पणी आमतौर पर ईडी विपक्ष के राज्यों में भी नहीं करती है। ईडी ने कहा है कि यह ऐसा महाघोटाला है जैसा उत्तर प्रदेश में आज के पहले कभी नहीं पाया गया। हजारों पन्नों के दस्तावेज मिले हैं और सारे के सारे फर्जी। 700 से ज्यादा ऐसी कंपनियां मिली हैं जो रजिस्टर्ड हैं, फर्म ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन जिनका सब कुछ फर्जी है। जिस पते पर रजिस्टर्ड हैं वो पता फर्जी है। कई बार तो जिनके नाम पर रजिस्टर्ड हैं वो नाम भी फर्जी हैं। तकरीबन 220 लोगों के नामों का इस्तेमाल करके ये 700 से ज्यादा फर्जी कंपनियां रजिस्टर कराई गई कि करोड़ों का माल जो कफ सिरप घोटाले में पचाया गया है, खाया गया है, उसको क्लीन किया जा सके, उसको रूट किया जा सके। आखिर उतना सारा पैसा कैसे दिखाया जाएगा? इतना बड़ा भ्रष्टाचार है और इसमें ऐसे ऐसे लोगों तक पहुंच रहा है, हां, जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। अब सवाल यह है कि यूपी में ईडी कैसे पहुंच गई और यूपी में ईडी ने ऐसा बयान कैसे दे दिया कि इतना बड़ा घोटाला यूपी में इसके पहले नहीं देखा गया है। इसी के पीछे सारा खेल है जिस पर डिटेल में बात करूंगा, लेकिन थोड़ा समझिए कि यह घोटाला है क्या। इसमें कोडीन आधारित सिरप, कोडीन शब्द आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। कोडीन भैया किसी को कहा जा रहा है। अखिलेश जी ने भी कोडीन भैया का इस्तेमाल किया। धनंजय सिंह से पत्रकार ने पूछा कि कोडीन भैया आपको कह रहे हैं, तो धनंजय सिंह बिल्कुल भड़क गए। धनंजय सिंह तक मामला जा रहा है। जितने सारे पकड़े गए हैं, अमित टाटा हो, शुभम जायसवाल हो जो भाग के दुबई चला गया है, इन सब की करीबी कहीं ना कहीं धनंजय सिंह से नजर आ रही है। हालांकि सीधा अभी उनके ऊपर दाग नहीं पड़ा है, लेकिन बयान कुछ ज्यादा ही दे रहे हैं धनंजय सिंह जी। तो ये जो घोटाला है, ये कफ सिरप की अवैध तस्करी का मामला है। ये बैंड है। ये कोडीन इस्तेमाल करके कफ सिरप बनाना बैंड है। ये जान के लिए नुकसानदायक हो सकता है। बहुत सारे लोग मरे हैं इसमें। और अब तक 37 लाख से ज्यादा बोतलें बरामद हुई हैं कोडीन वाले सिरप की। सोनभद्र से 1,19,000 बॉटल्स मिली हैं और झारखंड से 13,400 बॉटल्स मिली हैं। और ईडी का कहना है कि 1,000 करोड़ रुपए की अवैध कमाई इस पूरे धंधे में हुई है, जिसकी क्लीनिंग के लिए मैंने आपको बताया कि 220 नामों का इस्तेमाल करके 700 से ज्यादा फर्जी कंपनियां खोली गई हैं। ये जो इल्लीगल इनकम थी उसको नकली बिल, बेनामी डिस्ट्रीब्यूटर्स और शेल कंपनियों के माध्यम से क्लीन करने की कोशिश की और 67 आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया गया है। तो जहरीली दवा का व्यापार है ये, नशीली दवा का व्यापार है ये, सबसे पहले तो ये। और इसकी जो जड़ें हैं वो यूपी से शुरू होती हैं, बनारस से शुरू होती हैं। और ये जो जहर का पेड़ है, इसकी जो बेल है, इसकी जो पत्तियां हैं, वो बांग्लादेश और इंटरनेशनल मार्केट में भी पहुंचती हैं। जो इसका किंगपिन बताया जा रहा है शुभम जायसवाल, उसके बाप को गिरफ्तार किया गया है। शुभम जायसवाल भाग के छिपा हुआ है दुबई में। एक पुलिस वाले की बात, जो एक कांस्टेबल पहले चोरी में पकड़ा गया, फिर नौकरी छोड़ी उसने, नौकरी छोड़ी क्या, नौकरी से निकाला गया, उसके बाद इन लोगों के साथ धंधा कर रहा था, उसके महल की तस्वीर तो आपने देख ही ली होगी। यानी कितनी कमाई है आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। 1,000 करोड़ तो ईडी कह रही है, असल में कमाई कितनी है कोई नहीं जानता है। यह सब मामला तो आपको पता है। इस मामले में बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जाहिर तौर पर यह मामला पॉलिटिकल लीडर्स तक भी पहुंच रहा है और बहुत सारे ऑफिसर्स तक भी पहुंच रहा है। लेकिन इसके पीछे खेल क्या है? जो ईडी हमेशा विपक्ष के दरवाजे पर पहुंचती थी, वो ईडी अगर यूपी में पहुंच रही है और धीरे धीरे सत्ता के करीब तक पहुंच रही है और वहां जाकर बयान दे रही है कि इससे बड़ा घोटाला यूपी में नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? इसके पीछे खेल क्या निकाला जाए? इस खेल को समझने के लिए चलते हैं 4-5-6 दिन पहले। अचानक से एक खबर आती है कि जोशी जी, जो प्रधानमंत्री कार्यालय के सबसे ज्यादा मजबूत आदमी हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी हैं, उनका नाम आया है महादेव ऐप के बेटिंग घोटाले में। उनका पैसा लगा हुआ है महादेव ऐप के बेटिंग घोटाले में। जिनको ना याद हो उनको दिला दूं मैं याद
कि यही वो ऐप है जिसकी बेटिंग के घोटाले, बेटिंग ऐप है ये, जिसमें पैसे वैसे लगाने को लेकर ईडी पहुंची थी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर। उनके बेटे को गिरफ्तार भी किया गया था, काफी शोर भी मचाया गया, हालांकि अभी कुछ निकला नहीं है। अब एक ऐसा बेटिंग ऐप जिसके बारे में विपक्ष के नेताओं को फंसाया जा रहा था, वो अचानक प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर कैसे पहुंच गया होगा? सोचा आपने कभी? अगर आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ईडी किसके अंडर में काम करती है। होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है। प्रधानमंत्री कार्यालय तक घुसने की हिम्मत किसी अधिकारी की तब हो सकती है जब मिनिस्टर से उसको ओके मिल जाए। जब तक गृह मंत्री ओके ना कर दे, प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर और वो भी उसके सबसे ताकतवर लोगों के खिलाफ कोई उंगली नहीं उठा सकता है। गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह। तो अगर प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर कुछ हुआ है, और कुछ तो हुआ है, क्योंकि जोशी जी कई दिन गायब हुए, उसके बाद अचानक नमूदार हो गए। बताया जा रहा है कि मामले को रफा दफा करने के लिए उनको फिर से लाया गया, लेकिन अब शायद उनकी उतनी ताकत नहीं रह गई है। तो एक सवाल उठता है कि क्या उसके पीछे अमित शाह का हाथ था? क्या अमित शाह पीएमओ के अंदर कुछ लोग जो अपने आप को सुपर प्राइम मिनिस्टर समझने लगे थे, उनको ठंडा करने के लिए, उनको लाइन पर लाने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि उसके अलावा किसी और को पता हो ही नहीं सकता है, किसी का एक्सेस है ही नहीं प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर। अब लौटते हैं यूपी पर। यूपी में भी कौन पहुंचा है जांच करने के लिए? ईडी। और ईडी किसके अंडर में है? अमित शाह के। अमित शाह और योगी के बीच में जो रस्सा कस्सी चल रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। लोकसभा चुनाव याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर आ जाती है, समाजवादी पार्टी नंबर 1 पे चली जाती है। ऐसी ऐसी सीटें अयोध्या और दूसरी ऐसी ऐसी सीटें भारतीय जनता पार्टी हारती है जो पहले सोचा भी नहीं गया था। उसके बाद योगी से जब सवाल होता है तो आता है मामला सामने कि सब कुछ तो अमित शाह का किया हुआ था। अमित शाह ने कैंडिडेट तय किए थे, अमित शाह ने कैंपेन तय की थी। यानी यूपी में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री होने के बावजूद चुनाव का सारा मामला संभाल रहे थे अमित शाह। और बताया जा रहा था कि यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ अमेठी की इतनी जरूरी सीट पर भी प्रचार करने नहीं गए और वहां पर स्मृति ईरानी चुनाव हार गई। कहा यह जा रहा था कि अगर लोकसभा में यूपी में बम्पर जीत मिली होती अमित शाह को, तो योगी की कुर्सी जा सकती थी, योगी को गद्दी से हटाने की पूरी तैयारी थी। दरअसल अगर पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को देख लीजिए, तो वो सारे के सारे आपको अमित शाह जी के यस मैन दिखाई देंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बेहद मजबूत थे, उनको किनारे करके मोहन यादव के नाम की पर्ची निकल गई। राजस्थान में वसुंधरा को किनारे करके भजन लाल के नाम की पर्ची निकली, जिन्होंने खुद कभी सोचा नहीं होगा कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बाकी प्रदेशों की बात जाने दीजिए, आप जानते हैं एक एक नाम क्या लेना। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ हैं वो अमित शाह की पर्ची नहीं थे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जब पहली बार मुख्यमंत्री बनाए जा रहे थे तो भी मनोज जी और तमाम सारे लोगों का नाम सामने आ रहा था कि इनमें से कोई बन सकता है। मनोज सिन्हा वही जिनको एलजी बनाया गया बाद में कश्मीर का। अब कश्मीर का एलजी अगर मनोज सिन्हा को बनाया गया है तो आप समझ सकते हैं कि अमित शाह के वो कितने करीब होंगे। हुआ यह कि मनोज सिन्हा चुनाव हार गए और योगी आदित्यनाथ ने पहले भी एक बार अलग पार्टी वार्टी बनाई है और सब जानते थे कि अगर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वो शिवराज सिंह चौहान की तरह शांति से बैठेंगे नहीं, कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। तो पहली बार बनाना पड़ा योगी आदित्यनाथ को, दूसरी बार फिर चुनाव जीते तो फिर बनाना पड़ा। और याद कीजिए कि अभी राइटर्स में एक खबर छपी थी जिसमें योगी आदित्यनाथ को अगले प्रधानमंत्री के रूप में बताया गया था कि योगी आदित्यनाथ भारत के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। अब मोदी जी 75 से ऊपर के हो गए हैं तो अगले प्रधानमंत्री की बात तो होगी ही। और अगले प्रधानमंत्री की दौड़ में जो सबसे आगे दो नाम दिखाई देते हैं वो नाम दिखाई देता है अमित शाह का और योगी आदित्यनाथ का। अमित शाह अगर केंद्रीय सरकार में नंबर 2 हैं तो कहा यह जाता है कि मोदी के बाद सबसे बड़े वोट पुलर कोई हैं अगर बीजेपी के अंदर तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। उनका अपना एक वोट बैंक है, उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। हिंदुत्व की राजनीति को
और ज्यादा कट्टर तरीके से पेश करते हैं, वो तो उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है। आपको भारतीय जनता पार्टी के कई जो अल्ट्रा भक्त हैं वो ये कहते हुए मिल जाएंगे कि योगी जी आएंगे तब ये होगा, मोदी तो नहीं कर पा रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ दौड़ में तो हैं। दूसरी एक और चीज है, योगी आदित्यनाथ काफी यंग है, अभी युवा है, अमित शाह से उम्र में थोड़े कम ही है। तो अमित शाह के लिए सबसे बड़ा अगर कोई खतरा है तो वो योगी आदित्यनाथ है। अब ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ तीसरा चुनाव भी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से जीत के आ जाते हैं तो उनका दावा कितना मजबूत हो जाएगा, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अमित शाह के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो यूपी के बारे में यह कहा जाता है आजकल कि यूपी में बीजेपी के अंदर योगी आदित्यनाथ का जो जितना बड़ा विरोधी है उसके पौ उतने ही 12 हैं। आप देखिए, पंकज चौधरी को अभी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, इसके पहले राज्य मंत्री भी बनाया गया था। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, जिनकी राजनीति लगभग योगी आदित्यनाथ ने खत्म कर दी थी, उसी सीट से चुनाव लड़ा जहां से राधा मोहन दास लगातार एमएलए रहते थे। अमित शाह की कृपा से न केवल वो राज्यसभा में पहुंचे बल्कि किसी राज्य के प्रभारी भी हैं, तो उनको अपनी एक पोजीशन दी गई। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो योगी को पसंद नहीं करते थे, जिनको योगी पसंद नहीं करते थे और जिनको अमित शाह ने चढ़ा बढ़ा के अच्छी जगह पर पहुंचा दिया। कहा जाता है कि इस तरह से योगी आदित्यनाथ को उनके ही इलाके में वो घेर रहे हैं। अब इन सब चीजों के साथ ईडी के बयान को जोड़ के देखिए, जिसमें ईडी कहती है कि यूपी में जो घोटाला सामने आ रहा है, इससे पहले कभी इतना बड़ा घोटाला यूपी में हुआ ही नहीं। ये ईडी कह रही है जो अमित शाह के अंडर में काम करती है। आप सोचिए कि ईडी का बॉस बिना अमित शाह की सहमति के ऐसा पॉलिटिकल बयान दे सकता है। छत्तीसगढ़ में छापे पड़े, राजस्थान में छापे पड़े और भी जगहों पर छापे पड़े, लेकिन कभी इस तरह का बयान सामने नहीं आया। आपको नहीं लगता कि ईडी के सहारे योगी के आसपास लोगों को घेरा जा रहा है? ये जो पूरा धंधा है कोडीन सिरप का, इसमें जरा एक और चीज गौर से देखिएगा। शुभम जायसवाल इसके किंगपिन जरूर हैं, लेकिन उसके अलावा जितने नाम आप देखेंगे उन नामों में आपको सिंह लिखा नजर आएगा। और आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ ठाकुरवाद की अपनी राजनीति करते हैं। तो मेरी समझ में जो आ रहा है वो ये कि ईडी के सहारे योगी आदित्यनाथ को एक और मोर्चे पर घेरा जा रहा है। कल्पना करके देखिए कि इस पूरी जांच की लकीरें कहीं अगर रेंगते रेंगते योगी आदित्यनाथ के करीब पहुंच गई और ईडी ने आधे घंटे भी योगी आदित्यनाथ से पूछताछ कर ली, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब पहला तो यह होगा कि योगी आदित्यनाथ की जो एक क्लीन इमेज है उस पर धब्बा लग जाएगा, और दूसरा यह होगा कि उनकी इमेज बनेगी कि वो इतने भी मजबूत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनके घर ईडी पहुंच गई। और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, विधानसभा चुनाव लड़ती है अमित शाह के अंडर में, अमित शाह अपने हिसाब से कैंडिडेट तय करवाते हैं, तो क्या चुनाव के बाद वो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनने देंगे? वैसे तो सवाल यह भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी कलह के बाद यूपी में पूर्ण बहुमत हासिल कर सकेगी? इसी के साथ एक और चीज जोड़ लीजिए जो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे भाजपाई मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्होंने एसआईआर के ऊपर सवाल उठाया है। जी, एसआईआर के ऊपर अभी तक यही होता रहा है कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के लोग सवाल उठाते रहे हैं और भाजपा के लोग तो जाकर चुनाव आयोग के पक्ष में बयान देते रहे हैं कि एसआईआर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन आदित्यनाथ ने कहा कि 4 करोड़ नाम काटे गए हैं, जिसमें से 85-90% भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हैं, वोटर्स के हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एसआईआर जिसके पीछे माना जा रहा है कि अमित शाह का दिमाग है, एसआईआर जिसको लेकर जिसके समर्थन में अमित शाह लगातार लोकसभा के अंदर बयान दे रहे थे, एसआईआर जिसके पीछे पूरी सरकार, भारत सरकार जो है वो खड़ी है और लगातार उसको समर्थन दे रही है। राहुल गांधी ने इतने संगीन आरोप लगाए, सबूतों के साथ आरोप लगाए, लेकिन कोई जांच नहीं चल रही है, ईसी को कुछ भी नहीं कहा गया है। और जो आपके इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको चुना किसने है? मोदी जी और अमित शाह ने मिलकर चुना है। वो अमित शाह के अंडर में ऑफिसर रह चुके हैं, उनकी तस्वीरें हैं अमित शाह के साथ। तो अगर उनके ऊपर योगी आदित्यनाथ सीधे आरोप लगा रहे हैं कि 4 करोड़ वोट काटे गए हैं
और जिसमें से 80-85% भाजपा के हैं, तो असल में वो सीधा हमला अमित शाह के ऊपर कर रहे हैं। तो देखिए, तलवारें दोनों तरफ से खुली हुई हैं। जहां आदित्यनाथ को मौका मिल रहा है वो अमित शाह पर हमला कर रहे हैं इनडायरेक्टली। जहां अमित शाह को मौका मिल रहा है ईडी के थ्रू या अध्यक्ष बनाने को लेकर या उनके विरोधियों को अच्छे पद पर बैठाने को लेकर, वहां पर योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमला कर रहे हैं अमित शाह इनडायरेक्ट। अब इन हमलों का क्या असर होगा, क्योंकि देखिए, इतिहास बताता है कि जब कोई राजा लंबे समय तक गद्दी पर रह जाता है तो उत्तराधिकारियों के बीच की छटपटाहट बढ़ने लगती है। चाहे वो कश्मीर के जैनुल आबदीन हो, चाहे मुगल वंश के सम्राट अकबर हो, लंबा लंबा शासन किया तो इनके बच्चों ने ही इनके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। 10-11 साल मोदी जी को हो गया, 75 साल की एज है, मान लीजिए 5 साल और, मतलब अगले चुनाव तक और 80 साल के हो जाएंगे। उसके बाद कौन, ये सवाल खड़ा हो गया है। नितिन गडकरी अलग अपने तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अमित शाह ने सीधे सीधे एक बंदे को बिहार से लाकर चुना और आरएसएस को किनारे लगा दिया, तो आरएसएस को किनारे लगाकर अमित शाह अलग ताल ठोक रहे हैं और आपको योगी आदित्यनाथ धीरे धीरे अपनी तैयारी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब ये उत्तराधिकार की लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितनी कलह पैदा करेगी और इसका यूपी के आने वाले चुनाव पर क्या असर होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी अखिलेश यादव बड़ी मस्ती में नजर आ रहे हैं, लगातार उनके चुटीले बयान आ रहे हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि अगले चुनाव में इसका फायदा उठाकर योगी आदित्यनाथ को और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया जा सकता है। क्या होगा, कैसे होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि कोडेन कफ सिरप का मामला बेहद सीरियस है। राजनीति को किनारे रख के इस मामले की जबरदस्त जांच की जाए और जो भी इसमें दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा जल्द से जल्द मिले। आप क्या चाहते हैं, कमेंट में बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ और अगर मुमकिन हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे चैनल के मेंबर बन जाइए। आपका मेंबर बनना हमें जबरदस्त ताकत देता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।